बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। तो बच्चों, इस अभी तक हमने क्या पढ़ाया है? क्षितिज पुस्तक से काव्यखंड पढ़ा दिए। काव्यखंड में हमने आपके 3 अध्याय करा दिए। कौन कौन से? सूरदास, तुलसीदास और देव। 3 अध्याय हो चुके हैं आपके। इसके प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं और अभ्यास भी पूरे हो गए हैं। ठीक है। जल्दी से जल्दी जिसका नहीं हुआ है वो पूरा कर लें, क्योंकि हम अचानक से फिर टेस्ट ले लेंगे किसी भी दिन। और इस बार सबके अच्छे ही मार्क्स आने चाहिए। वैसे पिछली बार भी आपने अच्छे टेस्ट दिया था। तो कितने हैं हमारे? 9 लेसन है इसमें। 9 में से 3 हमने करा दिए और आज हम आपको कराएंगे गद्य खंड से। ठीक है। आज हम शुरू करेंगे अपना गद्य खंड। तो गद्य खंड में पहला लेसन है हमारा स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा एक कहानी है, वो आज हम कराएंगे आपको। सबसे पहले बच्चों, गद्य क्या होता है? गद्य किसे कहते हैं? आप काव्य खंड, गद्य खंड बोलते हो, तो गद्य किसे कहते हैं? गद्य कहते हैं किसी बात को कहना। ठीक है। किसी बात को कहना, बताना, बतलाना, कहना, ठीक है, बोलना, ये सब क्या है? गद्य के अंतर्गत आता है। जब हम अपने भावों और विचारों को शब्दों के माध्यम से कोई बात कहते हैं, बताते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा गद्य होता है। गद्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, ये आदि सभी हमारे किस में आता है? गद्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। गद्य को कवियों की कसौटी माना गया है। ठीक है। गद्य लिखना कोई आसान बात नहीं होती है। गद्य को कवियों की कसौटी माना, मतलब कि चैलेंज माना जाता है उसको लिखना। ठीक है। चुनौती, कसौटी मतलब चुनौती, वो चुनौती होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है? लंबे लंबे समासों से युक्त पद होते हैं, वाक्य होते हैं, संधियों से युक्त वाक्य होते हैं, जुड़े वाक्य होते हैं। इसमें मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि बहुत सी भाषाओं और बोलियों का प्रयोग हम किस में करते हैं? गद्य के माध्यम से करते हैं। तो गद्य इसीलिए कवियों की कसौटी माना गया है। ठीक है। गद्य कोई आसान चीज नहीं होती है। गद्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी बात को कहना, बोलना और बताना। इसमें हम क्या क्या लिखते हैं गद्य के द्वारा? कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, और क्या क्या लिखते हैं? आत्मकथा आदि लिखते हैं। पद्य के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं? पद्य के अंतर्गत हम कविताएं, गीत, गाने, मुक्तक आदि हम लिखते हैं। ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे अपना गद्य खंड। और गद्य खंड का पहला अध्याय हमारा क्या है? नेताजी का चश्मा। आज पढ़ेंगे स्वयं प्रकाश द्वारा रचित, क्या था? नेताजी का चश्मा। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में कि वो कौन थे। ठीक है। तो जो लेखक है हमारे स्वयं प्रकाश जी, इनका जन्म हुआ था सन 1947 में। 1947 में और भी क्या हुआ था? हमारे देश को आज़ादी मिली थी ना। तो 1947 को ही स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था इंदौर में। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और भोपाल का ही एक शहर है इंदौर, वहाँ पे इनका जन्म, जन्म स्थान इनका क्या है? इंदौर। ठीक है। जिनकी शिक्षा हुई है, इन्होंने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की? इन्होंने हिंदी से पीएचडी की उपाधि धारण की। हिंदी से पीएचडी की उपाधि धारण की। पीएचडी मतलब इन्होंने साहित्य से डॉक्टरी की उपाधि धारण की है। ठीक है। इन्होंने संपादन कार्य शुरू किया वसुधा पत्रिका के माध्यम से। वसुधा पत्रिका के माध्यम से इन्होंने संपादन कार्य शुरू किया। और इसके बाद इन्होंने बच्चों की पुस्तक होती है चकमक। कौन सी? चकमक। ये बच्चों की पुस्तिका है जिसका इन्होंने निर्देशन भी किया, प्रकाशन भी किया और संपादन भी किया। ठीक है। इन्होंने, इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, इन्होंने बहुत सारी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि लिखे। इसमें इनके प्रमुख निबंध थे। पहला निबंध क्या था? दूसरा पहलू, रंगशाला में एक दोपहर, ये इनके निबंध थे। इन्होंने कई उपन्यास लिखे जिनमें प्रमुख थे जलते जहाज पर। जलते जहाज पर इनका प्रमुख उपन्यास है। फिर ज्योति, रथ के सारथी और ईंधन इनके प्रमुख उपन्यास है। कौन कौन से? जलते जहाज पर, ज्योति, रथ के सारथी और ईंधन इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने बहुत सी कहानियां भी लिखी जिनमें प्रमुख कहानियां हैं इनकी
सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और अगली किताब। ठीक है, कौन कौन सा? सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, आएंगे अच्छे दिन और अगली किताब। प्रमुख नाटक थे हमारे, नाटक इन्होंने भी लिखे बहुत सारे, जिनमें प्रमुख नाटक थे इनका सबका दुश्मन, फिनिक्स और चौबोली। सबका दुश्मन, फिनिक्स और चौबोली इनके प्रमुख नाटक थे। अब बात आती है इनके सम्मान की। ठीक, इन्हें किस किस सम्मान से विभूषित किया गया। ठीक है, तो इनको सबसे पहले जो सम्मान मिला वो सम्मान का नाम था पहला सम्मान। ये सम्मान का एक नाम है, पहला सम्मान। फिर इनको दूसरा सम्मान मिला वनमाली पुरस्कार। ठीक है, वनमाली पुरस्कार से इनको नवाजा गया। इसके बाद राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। राजस्थान साहित्य अकादमी पहला सम्मान और वनमाली पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, अब बात आती है इनकी भाषा और शैली की। इनकी भाषा सरल, सहज और भाव के अनुकूल थी। ठीक है, सरल थी, सहज थी, आसानी से सबको समझ में आने वाली थी और भावों के अनुकूल थी। इन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का अपनी रचनाओं में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया। ठीक है, कौन कौन सी भाषाओं का? देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि सभी भाषाओं का इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। ठीक है, और इनकी जो शैली थी वो बहुत ही स्वाभाविक थी, स्वभाव के अनुकूल थी, मतलब स्वाभाविक थी। इनकी मृत्यु अभी बहुत ही जल्द हुई है। इनकी मृत्यु अभी दिसंबर में हुई है और 2019 7 दिसंबर 2019 में मुंबई के लीलावती अस्पताल में इनका देहांत हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ? मुंबई के लीलावती अस्पताल में 7 दिसंबर 2019 में ही इनका निधन हुआ है। ठीक है, अब आती है बात हमारे चैप्टर की, जो है कि नेताजी का चश्मा। ठीक है बच्चों, ये कहानी है नेताजी के चश्मे के ऊपर। नेताजी का नाम तो आपको पता ही होगा, कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जब हम नाम लेते हैं वैसे ही क्या याद आता है? उनकी एक टोपी नजर आती है ना, और एक चश्मा याद आता है। जब हम इमेजिन करते हैं तो सीधा से हमें क्या नजर आता है? नेताजी के, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर क्या नजर आता है? उनकी टोपी और उनका चश्मा। तो उन्हीं के चश्मे पे आधारित है हमारी आज की कहानी, नेताजी का चश्मा। नेताजी जब हम नाम लेते हैं तो और को क्या चीज याद आती है? उनका नारा याद आता है ना, कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली ज्यादा दूर नहीं। याद आते हैं ना उनके नारे? हमें भी तुरंत ही याद आ जाता है, जैसे ही हम नेताजी का नाम लेते हैं वैसे ही याद आता है। ठीक है, नेताजी क्या थे? एक देशभक्त थे। ठीक है बच्चों, देश से क्या तात्पर्य है? देश, हम देश का जब बोलते हैं, देश शब्द बोलते हैं तो देश से क्या तात्पर्य है? क्या समझ में आता है देश से? देश से तात्पर्य वहाँ के रहने वाले नागरिकों, नागरिक रहते कहाँ? देश में रहते ना, जो देश में रहने वाले नागरिकों, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे आदि सभी क्या है? देश के अंग हैं। ठीक है, अंग है, और उनको जब हम प्रेम करते हैं, उनसे जब हम लगाव रखते हैं, ठीक है, जब हम उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं, तो उसमें क्या नज़र आती है? भक्ति, देश के प्रति भक्ति, नागरिकों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, वनस्पतियों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति हमारी क्या नज़र आती है? भक्ति नज़र आती है। तो इसे हम कहते हैं देशभक्ति। तो जो हमारी कहानी है आज की, नेताजी का चश्मा, वो एक कैप्टन चश्मे वाले के ऊपर आधारित है, जिसके माध्यम से स्वयं प्रकाश जी ने बताया है कि देश के प्रति भक्ति निभाने वालों में बहुत नामी लोग नहीं हैं, कुछ ऐसे भी लोग थे जो देश के प्रति भक्ति दिखाए लेकिन उनका आज नाम नहीं, वो किसी गुमनामी में खो गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं लोगों के बारे में स्वयं प्रकाश जी ने बताया है। ठीक है, जिसमें कि नवयुवक ही नहीं, बहुत से बच्चे भी शामिल हैं हमारे देशभक्ति के प्रति, लेकिन उनका आज कहीं पे नाम नहीं है। आज की जो हमारी कहानी है कैप्टन चश्मे वाला, नेताजी का चश्मा, तो बच्चे पहले हम इसका सारांश बता देते हैं कि वो है क्या। एक हालदार साहब थे, हालदार कंपनी के एक
साहब थे जो कि हर 15 दिन पर एक कस्बे से होकर गुजरते थे। ठीक है, कस्बा होता है जिले से छोटा। ठीक है, जैसे जिला होता है उसे जिले से छोटा होता है कस्बा, जहाँ में बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। एक स्कूल या मुश्किल से 2 स्कूल होते हैं और एक नगर पालिका होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर सुविधाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो हर अपनी कंपनी काम से हर 15 दिन पर उस कस्बे से होकर गुजरते थे। तो वहाँ पर क्या क्या था, 2 स्कूल थे, एक लड़कों का एक लड़कियों का, और वहाँ पे एक नगर पालिका थी जो समय समय पे थोड़े बहुत काम करवाती थी। तो उस कस्बे के चौराहे पर जो हवलदार साहब थे अक्सर पान खाने के लिए रुकते थे, और उसी चौराहे पर एक मूर्ति बनवाई गई थी, नेताजी की मूर्ति बनवाई गई थी जो कि सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई थी। और इसका काम नगर पालिका वालों ने, उनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे, पैसे नहीं होंगे या कुछ साधन नहीं हो पाए होंगे, तो उन्होंने अपने जो हाई स्कूल था उसी ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल, उन्हीं से मूर्ति का निर्माण करवा लिया। संगमरमर की मूर्ति का मूर्ति बनी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन संगमरमर का शायद वो चश्मा लगाना भूल गए या उनको आता ही नहीं था, इसलिए वो चश्मा लगाना भूल गए, उन्होंने बनाया ही नहीं। तो देखने में थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि हम जब भी इमेजिन करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी को चश्मे के साथ इमेजिन करते हैं, या जब भी हमने उनकी तस्वीर देखी तो उनकी चश्मा जरूर होता है, लेकिन उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था। ठीक है, तो हवलदार साहब को बहुत अजीब लगता था, जब भी वो पान खाने के लिए रुकते थे तो वो देखते थे तो उनको अजीब लगता, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं थे, चले जाते थे। एक दिन जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने सुभाष जी के ऊपर चश्मा लगा हुआ देखा, उनकी प्रतिमा के ऊपर, वो बहुत खुश हुए। इसी तरह सिलसिला जारी रहा, कभी वो चौड़े फ्रेम का चश्मा देखते, कभी छोटे फ्रेम का चश्मा देखते, कभी मोटे फ्रेम का चश्मा देखते। तो इसी तरह वो रोज मतलब हर बार वो बदला हुआ चश्मा देखते थे। तो उनको बड़ी उत्सुकता हुई, ये कौन सी बात है कि कौन है ऐसा देशभक्त जो कि उनका चश्मा बदलता रहता है। तो उनको भाई जिज्ञासा होती ही है। एक बार वो पान खाने के लिए रुके तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्या बात है, मतलब लोग कितने जागरूक हैं आपके यहाँ के लोग कि हर हफ्ते मतलब हर 15 दिन पे चश्मा बदल जाता है। तो पान वाला हंसता है और मुस्कुराता है, कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक कैप्टन है हमारे कस्बे का जो कि चश्मा बेचता है। तो वो वहीं पे उनकी मूर्ति के बगल में ही अपनी दुकान, फेरी वाले जैसे होते हैं, तो वहीं पे वो अपनी दुकान लगाता है और वो रोज अपना एक चश्मा उनके ऊपर चढ़ा देता है। हवलदार साहब को तो बहुत अच्छा लगा कि चलो ये भी एक देश की प्रति भक्ति ही है कि वो उसके जो प्रतिमा है वो सुंदर दिखाई दे रही है, और सुभाष चंद्र की प्रतिमा भी पूरी हो गई, चश्मे के बिना अधूरी थी। एक दिन क्या होता है कि हवलदार साहब उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उस प्रतिमा पे कोई भी चश्मा नहीं था। उनको फिर अजीब लगा, क्या चश्मा नहीं है। ऐसे ही 2-3 बार गुजर गए, चश्मा उन्होंने नहीं देखा। ठीक, तो उनसे रहाइश नहीं हुई और उन्होंने फिर पान वाले से जाके पूछा कि भैया बताओ कि आजकल चश्मा नहीं लग रहा है। तो उसने बताया कि जो वो कैप्टन था चश्मे वाला वो मर गया, उसका देहांत हो गया, इसीलिए उसमें कोई चश्मा नहीं दिख रहा है। हवलदार साहब को बहुत अफसोस होता है कि हाँ मतलब उस प्रतिमा पे चश्मा को देखने की उनकी आदत जो पड़ गई थी वो उनको बहुत बुरा लगा, वो वहाँ से चले गए, करते भी क्या वहाँ से वो चले गए। फिर अगले 15 दिन बाद जब वो अपने कंपनी के काम से गए तो उन्होंने फिर चश्मा लगा देखा, एक लकड़ी का चश्मा बना हुआ देखा। वो देख के वो बहुत खुश हुए, जबकि उन्होंने ड्राइवर से बोल दिया था कि ड्राइवर अब यहाँ पे गाड़ी मत रोकना, मुझे पान नहीं खाना। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो चश्मा लगा हुआ देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने फिर गाड़ी रोकी और फिर पान वाली दुकान पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये चश्मा कैसे आ गया। तो पान वाले ने हंसते हुए कहा, अरे भैया ये कुछ छोटे बच्चे हैं, उन्होंने ही लकड़ी का चश्मा बना के उनके लगा दिया। हवलदार साहब को ये बात बहुत अच्छी लगी, उनको ये लगा कि नवयुवक तो नवयुवक, बच्चे भी समझते हैं देश के प्रति भक्ति। उनको भी लगा कि नेताजी का जो चश्मा है उसके बिना उनकी जो प्रतिमा है वो अधूरी है। मतलब छोटी छोटी सी बातों से ही हमें देश के प्रति भक्ति नजर आती है ना। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस प्रतिमा पे चश्मा चढ़ाना या चश्मा लगाना ही देश के प्रति भक्ति की भावना को दर्शाता है कि हमारे देशभक्तों ने हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी बार वो जेल गए, और उनकी शहादत में एक चश्मा लगाना ही उनके प्रति सम्मान को प्रदर्शित कर रहा है। सम्मान ही है ये कि वो चश्मा लगा रहे तो वो सम्मान है उनके प्रति, आदर्श की भावना, सम्मान की भावना, प्रतिष्ठा की भावना। और जो मूर्ति लगी है उस पर वो शोभित भी हो रहे थे, सुंदर भी लग रहे थे
और बिना चश्मा के वो अजीब लगते हैं। तो बच्चे, नवयुवक ही नहीं, बच्चे भी देश के प्रति भक्ति में शामिल हैं। हमारी कहानी का उद्देश्य भी यही है। बच्चों, अपनी पुस्तक खोल लीजिए। आज हम पुस्तक से पढ़ाएंगे नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतें बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ठीक है बच्चों, तो एक हालदार साहब थे जो हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम के से कहाँ जाते थे, कंपनी के काम से एक कस्बे से होकर गुजरते थे। कस्बा किसे कहते हैं? बहुत छोटी सी जगह को बोलते हैं जो जिले से भी छोटा होता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, उसमें पक्के मकान बहुत ही कम बने हुए थे। सब मिट्टी के मकान, अधिकतर मिट्टी के मकान थे, और पक्के मकान मतलब सीमेंटेड मकान, ईंटों से बने हुए मकान बहुत कम थे। और वहाँ बाज़ार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन छोटा सा बाज़ार था। और वहाँ पे लड़कों और लड़कियों के लिए बहुत सारे विद्यालय नहीं थे। एक लड़कों का विद्यालय था और एक लड़कियों का विद्यालय था। छोटे मोटे कारखाने थे। 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा किसे बोलते हैं? ओपन में मतलब खुले में एक सिनेमा घर होता है, जिसमें एक खाली बड़ी सी स्क्रीन होती है जिस पर फिल्म दिखाई जाती, और पूरा सिनेमा हॉल जो होता है वो खुला होता है, खुले में बना होता है। और वहाँ पे 1-2 ठो, देख रहे हैं ना, ठो जो शब्द है वो किसका है? ठो, खड़ी बोली का। ठीक है, जब हम लगाते हैं ना 1-2 ठो। और वहाँ पे एक नगर पालिका थी जो कभी कभी थोड़ा बहुत काम करवा देती थी, जैसे कि पेशाब घर बनवा दिया, पक्की सड़क बनवा दी थोड़ी बहुत। ठीक है, कभी कभी सम्मेलन करा दिए। और एक बार वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने मुख्य चौराहे पर क्या लगवाई? संगमरमर की सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति लगवाई। ठीक है, और ये जो हमारी कहानी है वो उसी मूर्ति के बारे में ही है। आगे देखिए। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने पर विश्वास दिला रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ था? जब उनके अधिकारी ने प्रतिमा लगवाने की बात कही, तो अब उसके बारे में सरकारी काम होता है तो उसमें बहुत लंबा समय चलता है, और उनके पास शायद इतना बजट यानी इतना पैसा नहीं था कि वो किसी अच्छे मूर्तिकार से मूर्ति बनवाए। तो ये फैसला लिया गया कि जो हमारे हाई स्कूल के मास्टर हैं, जो ड्राइंग मास्टर हैं, आर्ट कला के मास्टर हैं, उन्हीं से मूर्ति बनवा ली जाए। तो हाई स्कूल के मास्टर कौन थे? मोतीलाल जी थे, जो ड्राइंग पढ़ाते थे बच्चों को। उन्हीं से ही मूर्ति का निर्माण करवाया गया। ठीक है, और उन्होंने भी क्या कहा? पटक देना। पटक देना एक मुहावरा है, इसका मतलब है कि तैयार कर देना। ठीक है, तैयार कर देने की बात उन्होंने कही कि मैं 1 महीने में मूर्ति तैयार कर दूंगा। आगे देखिए। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे
और चौराहे पर पान खाने रुके। तभी उन्होंने इस लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि पहले हमने बताया था कि मूर्ति किस चीज़ की बनी थी, संगमरमर की बनी थी। और वो कितनी फुट की बनी थी, 2 फुट की बनी थी। कहाँ से, टोपी से लेकर उनके कोट के दूसरे बटन तक, यानी कि उनकी छाती तक बनी थी। ठीक है, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा जब किसी भी सेनानी की या किसी भी कवि की या किसी भी नेता की मूर्ति लगती है तो वो कितनी बड़ी होती है, 2 फुट की होती है। ठीक है, उनके सिर से लेकर उनके सीने तक की। ठीक है, वो मूर्ति तो सुंदर थी। ठीक है, और मूर्ति को जैसे ही हम देखते थे वैसे ही नारे क्या याद आते थे, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप भी जैसे ही सुभाष जी को देखते हो तो वैसे ही ये नारे तो याद आते ही हैं, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको, तो वैसे ही लग रहा था। लेकिन उस पर एक चीज़ जो थी खटकती थी, मतलब अखड़ती थी, अजीब लगती थी। क्या था वो, नेताजी का चश्मा संगमरमर का नहीं बना था। ठीक है, उस पर एक सामान्य यानी कि सचमुच का चश्मा उन्होंने लगा दिया था। ठीक है, और जब हवलदार साहब ने पहली बार उनको देखा, जब वो रुकते थे किस लिए, पान खाने के लिए रुकते थे, तो उन्होंने इस बात को लक्षित किया, मतलब उस पर देखा और उसको समझा, मतलब निर्देशित किया कि देखा और उनको लगा कि कौतुक भरी मुस्कान, यानी कि एक कौतुक मतलब क्या होता है, उत्सुकता भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई कि ये क्या चीज़ अजीब लगी उनको। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। अब इसमें देखिए, वाह भाई ये आइडिया, यहाँ पे कुछ चीज़ें हिंदी में हैं और आइडिया वर्ड शब्द जो है वो अंग्रेजी का है। हमने बताया था ना, इन्होंने अपनी रचनाओं में देशज विदेशज शब्दों का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया है। तो वाह भाई ये आइडिया भी ठीक है। ठीक है, ये मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, रियल मतलब असली। ठीक है, तो बच्चों आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे, इसका शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया, इसके आगे का भाग हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रुचिकर है। आप इसको पूरी कहानी पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है और पढ़ने में बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, आगे क्या होता है इसको हम अपने शेष भाग में बताएंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है बच्चों, स्वयं प्रकाश जी की जीवन परिचय करना है। ठीक है, और इसके शब्द अर्थ आपको करने हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।